हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने क्लास 12th अकाउंटेंसी, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का ऑफिशियल सैम्पल पेपर पूरा का पूरा मेरे साथ सॉल्व कर लिया। तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व करा दूंगा, दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनके आंसर्स कैसे देने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। देखो, इसके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही सेक्शन में 17 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यू, बाकी 7 क्वेश्चन 3, 4 और 6 नंबर में आते हैं। इसमें भी 10 एमसीक्यू होंगे, बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो 3, 4 और 6 मार्क्स में होंगे। तो 20 एमसीक्यू है, बाकी 14 क्वेश्चन जो है वो राइटिंग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 से 2 न्यूमेरिकल होंगे, बाकी एक आपको केस स्टडी भी मिलेगी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो फुल ऑफ अच्छा पेपर रहने वाला है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट बहुत समझ के क्वेश्चन करने की जरूरत है। लेवल देखना आप पेपर क्या है, उस हिसाब से देखना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम, ये एक डायग्राम है और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड पॉइंट बी। ये है कंजप्शन, ये है इनकम। वाई और सी जहां बराबर होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी होता है 1, तो ऑब्वियसली एपीएस क्या होगा 0। तो बी पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होता है, तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली। जो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फिर भी आप देना चाहो आंसर तो देख सकते हो, है तो क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको, सिर्फ ये वाला करना है। ये क्लास विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे कौन सा ट्रू है, तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी 1 होता है। तो वही बात घुमा फिरा के पूछा गया है। रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू अटेन एट लेवल ऑफ 173.82 लाख करोड़ इन द ईयर 2023-2024। The corresponding nominal GDP is estimated इतना in the same year on the basis of the GDP डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ABCD में पहले N आता है इसलिए N ऊपर, R बाद में आता है इसलिए R नीचे। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो जो रियल जीडीपी है वो है 173.82 और जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 295.36। तो 295.36 और नीचे आएगा 173.82, ये आ गया 169.92 इंटू 100 कर दोगे तो ये आएगा 169.92, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 169.92। बस आपने डिवाइड देना, ये फॉर्मूला तो मैंने कितनी बार आपको लर्न कराया है। नेक्स्ट है, और ट्रिक भी समझा दिया। मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन at any point of time. Identify the function of money highlighted. नॉन पेरिशेबल है, खराब नहीं होगा और बाद में भी कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। खराब नहीं होगा मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, आप आसानी से स्टोर कर सकते हो, कहीं भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बात नहीं, यूनिट ऑफ अकाउंट की बात। नॉन पेरिशेबल वो होता है जो खराब हो जाए, तो पैसा आप स्टोर कर सकते हो भैया, कोई खराब नहीं होगा, ना ही कोई स्टोरेज कॉस्ट लगेगी इसके अंदर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आपको बताना है ट्रू फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये कौन सा फॉल्स है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स है। डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब क्या है, $1 के लिए पहले 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ता था, अब $1 के लिए आपको 5 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो आपका बढ़ जाए। सेट टू अकर व्हेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज, नहीं, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तब होगा डी वैल्यूएशन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया तो उसको रीवैल्यूएशन बोलेंगे, डी वैल्यूएशन नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और अंडर द फ्लोटिंग यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेंटेन एनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक्चुअली क्या है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा मेंटेन होता था, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर एक्सचेंज रेट गोल्ड के द्वारा फिक्स किया जाता था।
आज जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे इनका सेंस, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आरबीआई, वो उतना गोल्ड रिजर्व मेंटेन नहीं करती, क्योंकि आपको पता है एक्सचेंज जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी करेंसी के बदले करेंसी आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है और ये स्टेटमेंट ठीक है, बिकॉज जो फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, अगर इन जनरल ये भी हम सेंस इसका देख सकते हैं कि कोई भी चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो फ्लेक्सिबल हो चाहे फिक्स हो, सरकार रिजर्व मेंटेन करके, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से पार्शियली भी ट्रू हो सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स है, बट मैं यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट लेके चलूँ तो दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे सरकार ऐसा कोई खास रिजर्व मेंटेन नहीं करती। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। रेफर टू द गिवन डायग्राम, द एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट द मार्केट। सी और डी, तो ये जो सी है और जो डी है, सी और डी फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विसेज, तो वो सी और डी रिप्रेजेंट डैश मार्केट, गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज, द एरो सी एंड डी, सी और डी वाला जो एरो है फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट का, रिप्रेजेंट डैश मार्केट। तो ये कौन सा मार्केट है? गुड स्टॉक, ये क्लास फैक्टर मार्केट है, तो कोई और पॉइंट है नहीं यहाँ पे बेटर ऑप्शन में। फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विसेज, तो ये फैक्टर मार्केट हो गया, ठीक है। फिर ये अगला क्लास इन सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, ये क्लास आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, जिनकी आंखों में दिक्कत है उन बच्चों के लिए है स्पेशली, उनको एक राइटर भी मिलता है लिखने के लिए। In a simplified economy, the flow of factor services from household to firm, हाउसहोल्ड से फर्म, एंड फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड रिप्रेजेंट कौन सा मार्केट? तो इसी को डिटेल में वो है जो भी वहाँ पे उनको क्लास मिलेगा, राइटर मिलेगा लिखने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में, वो उनको पढ़ के बता देगा भैया कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से, तो ये कैसा है, 4 ऑप्शन बताएगा, फैक्टर, गुड, स्टॉक, फाइनेंशियल। तो ये फिफ्थ का ये हो गया आपका फैक्टर। डी, deflationary gap refers to the gap by which dash falls short of aggregate demand required to fulfill। भाई डिफ्लेशनरी गैप में डैश फॉल शॉर्ट, क्या शॉर्ट होगा? एग्रीगेट डिमांड कम होगा, तो जो एडी है वो फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड स्टैब्लिश फुल। डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट। भाई शॉर्ट तो डिफ्लेशनरी गैप में डिमांड कम है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्चुअल डिमांड है ना, एक्चुअल डिमांड है वो कम है, तो एक्चुअल मतलब एक्सपोस्ट, तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो एक्चुअल डिमांड है ना, एक्चुअल डिमांड है वो कम है एग्रीगेट डिमांड, मतलब प्लान डिमांड जब कुछ नहीं है, तो ये प्लान डिमांड जो है एक्स एंटी डिमांड से एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल डिमांड जब कम है, तो ये एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड होगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है। एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड अगर कम है एग्रीगेट डिमांड से तो वो डेफिशिएंट डिमांड है, एक्सपोस्ट डिमांड अगर ज्यादा है तो वो एक्सेस डिमांड है। 7th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। दोनों स्टेटमेंट का आंसर देना है आपने। फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट है क्लास, फाइनल गुड्स बनके तैयार है, दोबारा कोई चेंज नहीं होगा उसमें। फाइनल गुड्स मे गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग कंजप्शन बाय अल्टीमेट परचेजर। फाइनल गुड्स मे गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजप्शन, तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ना उसके बीच, उसके वो फाइनल गुड्स को कर सकता है कुछ ना कुछ चेंज। जैसे मैंने चीनी खरीदी तो चीनी मेरे लिए फाइनल गुड्स है, लेकिन मैं चीनी से चाय बना के पी रहा हूँ तो वो चाय भी मेरे लिए फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो कुछ भी चेंज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड ट्रू। तो 7th क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 8th पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन मनी सप्लाई M1 वुड बी। तो M1 का फॉर्मूला क्या होता है? CCDDOD। तो करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो टाइम डिपॉजिट नहीं आएगा, यही दोनों आएगा, 300, 200, 500, 80, 580। तो भाई M1 का फॉर्मूला क्या होता है? CC प्लस DD प्लस OD विद आरबीआई। टाइम डिपॉजिट M1 के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो M1 के अंदर CCDDOD आता है, तो इनकी टोटलिंग दोनों की 580 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना असर्शन है। एक्सटर्नल
एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ नेशन। भैया जो असिस्टेंस है ना वो करंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन, तो ए जो है वो फॉल्स है। एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड्स बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन रिसीव एक्सटेंडेड बाय अ नेशन, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर लोन आता है, तो ठीक है लोन करंट अकाउंट में आते नहीं कैपिटल अकाउंट में आता है, तो ए फॉल्स आर ट्रू, असर्शन ए फॉल्स रीजन आर ट्रू, तो 9th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन द क्लास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? 1935। एक्ट कब का है? 1934। स्टैब्लिश कब हुआ? 1935। आरबीआई 1934, स्टैब्लिश कब हुआ? 1935। 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में अज्यूम देयर आर ओनली टू फॉर्म ए और बी with equal gross value added on the basis of the given information estimate the GDP domestic sales of firm A। फॉर्म ए का डोमेस्टिक सेल्स निकालना है आपने, ठीक है। तो फॉर्म ए का डोमेस्टिक सेल्स आपको निकालना है, तो डोमेस्टिक सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म बी, अगर मैं फॉर्म बी का जीवीए अगर मैं निकालूं, फॉर्म बी का अगर मैं जीवीए निकालूं ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर्म बी का, वो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज बाई फॉर्म ए फ्रॉम बी। ए ने खरीदा बी से, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दे रखा है वो टोटल है, फॉर्म ए ने खरीदा फ्रॉम फॉर्म बी, तो ए ने खरीदा ए के लिए परचेज है वो, एक्सपोर्ट बाई परचेज बाई फॉर्म बी, बी ने खरीदा तो 250, ये आप माइनस कर दोगे तो ये हो गया 750 जीवीए फॉर्म बी का। तो फॉर्म ए का जो जीवीए होगा वो भी 750 होगा, दोनों का सेम जीवीए है, क्वेश्चन कह रहा था। अच्छा, अब जो जीवीए का फॉर्मूला है वो क्या होता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है। ये परचेज बाई ए है तो परचेज आपको पता है माइनस होगा, माइनस परचेजेस प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, तो डोमेस्टिक ये 750 हो गया। और जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक सेल्स हमें तो वो निकालना ही है, वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट बाई फॉर्म ए, एक्सपोर्ट कितना है ऐड करोगे 200, प्लस चेंज स्टॉक यानी एडिशन टू स्टॉक, चेंज स्टॉक है 150, माइनस जो परचेजेस है, परचेजेस बाई फॉर्म ए, ठीक है। फॉर्म ए ने खरीदा, परचेज बाई फॉर्म ए कितना हो गया? 300 हो गया, परचेज बाई फॉर्म ए 300, तो 200 प्लस 150 माइनस 300, ओके। और ये आ गया 200 प्लस 150 माइनस 200 प्लस 150 माइनस 300, ये 50 है, 50 इधर भेज दोगे, 750 माइनस 50 इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स, तो डोमेस्टिक सेल्स आ गया आपका 700। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था आपको? डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फॉर्म ए 700। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर बी ने खरीदा ए से, तो ए ने बेचा होगा बी को, ठीक है। बी ने खरीदा ए से तो ए ने बेचा होगा, तो ये जो 250 ऑलरेडी 700 के अंदर इंक्लूड है, तो आपको अलग से नहीं निकालना कुछ भी, आपको टोटल डोमेस्टिक सेल्स निकालना है। और एक्सपोर्ट तो फिर अलग लेंगे ही लेंगे हम लोग, प्लस चेंज स्टॉक को एडिशनल स्टॉक बोलते हैं, माइनस परचेजेस, तो ये रहा फॉर्म ए ने खरीदा बी से 300। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और 3 नंबर का बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप इसको आराम से कर लोगे, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो आपका क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक की उसको रिड्यूस करता है। रिजर्व का क्रेडिट क्रिएशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है, तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे आंसर नंबर 12 और एसएलआर को आपने एक्सप्लेन करना है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है और एसएलआर का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? क्रेडिट क्रिएशन के साथ। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन
बाई कमर्शियल बैंक। तो जितना ज्यादा, फिर आप लिखोगे कि जैसे जैसे एसएलआर बढ़ेगा क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की कम होगी एंड वाइस वर्सा। उसके बाद एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लोगे, जैसे कि इनिशियली आपका जो डिपॉजिट है, पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो है 100 और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 20%। तो बैंक जो है 20 रुपीज का रिजर्व मेंटेन करेगी और लोन देगी 80 का। इनकेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़कर 30% हो जाए और डिपॉजिट मान लो है 100 का ही सेम, तो 30 रुपीज का रिजर्व मेंटेन होगा, तो बैंक अब जो लोन देगी 70। तो जैसे जैसे एसएलआर बढ़ता चला जाएगा बैंक का जो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी पे लिमिट लग जाएगी, मतलब भैया वो फिर कम उधार देंगे। तो स्टेटमेंट आपका वैलिड है। इसी बात को आपने लैंग्वेज में लिख देना है जो आपने नंबर में लिखा है। एसएलआर, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ये और ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और इवन जो सैंपल पेपर के आंसर्स मैंने देखे उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, आप प्लीज थोड़ा सा उसको लेंथ रखना, थोड़ा सा आप वजन डालना अपने आंसर में, ठीक है, जितना लिख सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप ये वाला चूज कर सकते हो और स्टार्टिंग में ही हो जाएगा ये। इको और बीएसटी में मैंने बताया आपको, बीएसटी में भी टाइम की कमी नहीं पड़ती। आप शुरू में क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, सोचें, एक्सप्लोर करें कौन कौन से अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ सकते हैं, उनको तसल्ली से लिखो। इसमें पेपर में 3 घंटे में आराम सॉल्व हो जाएगा पेपर, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। डू यू अग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट? यस, वी आर एब्सोल्युटली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग वेरियस बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। जो कमर्शियल बैंक का रिलेशनशिप जनता के साथ है वही रिलेशनशिप कमर्शियल सरकार का, जो सॉरी आरबीआई का सरकार के साथ है। आरबीआई सरकार को, सरकार के डिपॉजिट्स रखती है, मुसीबत में उनको लोन देती है, उनको फाइनेंशियल एडवाइस देती है, टाइम टू टाइम उनकी मदद करती है, इकोनॉमी को मेंटेन करने में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने में भी सरकार की मदद करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सरकार को बहुत सारी सर्विसेज जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार। तो आप 2 से 3 पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट लिख दोगे ना, कौन कौन से सर्विसेज, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, है ना, सरकार का एडवाइजरी है, सरकार को टाइम टाइम एडवाइस करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में सरकार को गाइड करता है, नोट प्रिंटिंग में सरकार की हेल्प करता है, और सरकार का बजट अगर घाटे में है तो नोट प्रिंट करके सरकार को देता है, और फाइनेंशियली हेल्प भी करता है सरकार की अपनी तरफ से। पर्सनली जो बजट है ना, जैसे कोविड टाइम पे आरबीआई ने अपने बजट का एक मोटा अमाउंट जो है वो दे दिया था सरकार को कि भाई तुम रख लो, देश को चलाने का काम आओ, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेके 2 से 3 पॉइंट लिख दोगे, इनफ है। 13, Miss Sarika is a retired government employee. Every month she earn rental income from property she owns. She also invested in fixed deposit which provide her interest income. Occasionally she receive cash transfer from her family members abroad. Classify Mrs. Sarika income as a factor income or transfer income, giving valid reason in support of your answer. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मिस सारिका इज गेटिंग रेंटल इनकम, तो ये जो रेंटल इनकम है फ्रॉम हर प्रॉपर्टी दैट इज फैक्टर इनकम, क्योंकि कुछ काम करके कुछ बदले में प्रोवाइड करके पैसा उसको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और उसके बाद उसने जो एफडी करी है उससे जो उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फैक्टर इनकम। तो पहला पॉइंट रेंटल इनकम फैक्टर इनकम है, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट इनकम वो फैक्टर इनकम है। एंड कैश ट्रांसफर फ्रॉम फैमिली मेंबर्स इन फ्री, ये फ्री है, फैमिली मेंबर से पैसा मिल रहा है, इसमें बदले में कुछ दिया नहीं है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो तीनों इनकम को लिखना है और क्लासिफाई कर देना है कौन कौन सी इनकम है, दैट्स इट, एक्सप्लेन करके खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन था, और उसका अगर ये आपको टफ लगता है तो आप ये कर सकते हो। एक्सपेंडिचर मेथड, द वैल्यू ऑफ जीडीपी कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकम बाय ऑल द सेक्टर्स इन इकोनॉमी इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड इनकम बाय 2 सेक्टर, एनी 2 सेक्टर। तो भैया एक्सपेंडिचर मेथड को आपने एक्सप्लेन करना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। 2 सेक्टर ले लो, प्राइवेट का ले लो और नेट एक्सपोर्ट ले लो। नेट एक्सपोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर है, प्राइवेट वाला हाउस होल्ड का सेक्टर है। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा नेट एक्सपोर्ट, इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बस खत्म। तो जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है, हाउस होल्ड जो भी कंजप्शन पे खर्चा कर रही है, वो फाइनल एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आ गया
जो जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि फॉर्म करती है, उसके अंदर दो है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, और अगला है नेट एक्सपोर्ट। तो तीनों में से कोई भी दो एक्सप्लेन कर सकते हो आप, एनी टू, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट लिखोगे तो फॉर्मूला भी लिख देना उसका। मिस्टर स्पेक्टर, अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ XYZ कंट्री, टुक अ $1 मिलियन लोन फ्रॉम, मतलब $1 मिलियन लोन लिया है ओवरसीज बैंक टू एक्सपैंड इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ड्यूरिंग द सेम ईयर द गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री बोरो, सरकार ने भी बोरो किया $5 बिलियन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कवर द बैलेंस ऑफ डेफिसिट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। मिशिका एक इकोनॉमिक स्टूडेंट है, रीड द अबव इंफॉर्मेशन, मान लेते हैं आप मिशिका हो, आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी, आइडेंटिफाई बोथ ट्रांजेक्शन सीडेड एज एन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। दोनों ट्रांजेक्शन को बोला ये दोनों ही ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है बीओपी के। यार देखो आपको बताना पड़ेगा, डू यू अग्री विद अग्री और आइडेंटिफाई द अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट गिविंग द वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कौन सा ऑटोनोमस है कौन सा एकोमोडेटिंग है, दोनों ऑटोनोमस है या दोनों एकोमोडेटिंग है। तो देखो यार साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है इकोनॉमिक मोटिव से, उसको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। एज मिस्टर स्पेक्टर टुक लोन ऑफ $1 मिलियन फ्रॉम ओवरसीज बैंक टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस इज कंसिडर्ड एज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, बट गवर्नमेंट टुक $5 बिलियन लोन फ्रॉम IMF, International Financial Institution, to cover the balance of deficit. So this is a dependent transaction, this is called accommodating transactions। ऊपर वाला इंडिपेंडेंट था, ऑटोनोमस था, प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया है, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस डेफिसिट को मैच करने के लिए किया गया है। सो इसको हम लोग बोलेंगे accommodating transaction। सो शी डिड रॉन्ग, मिशिका डिड रॉन्ग, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज autonomous and second is accommodating transactions as this transactions cover the surplus deficit in BOP। ओके तो बस आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है, बात खत्म। रेफर टू द गिवन इमेज इन द कंट्री, ये है क्लास सेंट्रल बैंक, ये क्लास यहाँ पे तोप चला रहा है, बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और ये इन्फ्लेशन है और ये ऊपर जा रहा है, उसे कंट्रोल करना है। एक्सप्लेन टू इंडिकेटर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशू। तो ये जो कौन सा इशू है, इन्फ्लेशन। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बैंक रेट को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसको सेल किया जाएगा, रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। आपकी मर्जी, इन तीनों में से कोई भी दो ले लो, बैंक रेट ओपन मार्केट रेपो, या बैंक और रेपो ले सकते हो, कोई भी दो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, और ये क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, दो मेजर बताने हैं तो सेम सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो देख नहीं सकते तो उनको इमेज नहीं दी जाता, उनके पास जो राइटर उनको मिलता है वो बेसिकली उनको बता देगा भाई कि इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा के ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करके कंट्रोल करता है। अच्छे से इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है लिख के। नेक्स्ट है, सपोज इन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का, वोच मैनीफोल्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कई गुना इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और आपको बताना क्या है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है और मिसिंग वैल्यू। तो भैया इन्वेस्टमेंट के का फॉर्मूला होता है 1/MPS, MPS निकलेगा 1/1 - MPC, यानी कि 1/0.2, तो के आ जाएगा आपका 5 टाइम्स, यानी 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 500 बन जाएगा। तो आपने 1000 इन्वेस्टमेंट किए तो 5 गुना बन जाएगा 5000। तो जो मिसिंग वैल्यू है फर्स्ट का वो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा वाई जो है वो 1000 करोड़ का है, के है 5, आपको डेल्टा आई 1000 करोड़ का है, आपको डेल्टा वाई निकालना है। इसको सॉल्व कर दोगे, 5 = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सो डेल्टा वाई आपका 5000 निकल के आ गया, 5000 करोड़, खत्म। और आपको सेकंड निकालना है, ये क्या है, डेल्टा सी, सो MPC = चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, है ना, यही फॉर्मूला होता है। MPC 0.8 है, चेंज इन सी नहीं पता, चेंज इन वाई है 5000, 5000 को 0.8 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 4000, इसका आ गया 4000, खत्म। और भी कोई ब्लैंक भरना हो तो वो भी भर सकते हो, 640, ये जो 640 है फिर यहाँ आ जाएगा, इसके 80% यहाँ जाएगा, 20% यहाँ। 80% क्यों भाई, 1000 रुपये आपकी इनकम बढ़ी, आप कंजप्शन 80% बढ़ा रहे हो तो ये 80% हो गया ना, और वो लिखा भी है ऊपर 0.8, तो ये कितना आएगा 20%। ये लाइन नहीं भी लिखी होती ना तो भी आप इसको देख के समझ जाते, और टफ हो जाता क्वेश्चन जब ये लिखा ही नहीं होता कि MPC 0.8 है, तो आप इसको देख के समझ जाते, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरा सम ऑफ APC
एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, आपको जस्टिफाई करना है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 के बराबर होता है। और आप इसमें एक लाइन भी लिखोगे, सी अपॉन वाई एस अपॉन वाई इक्वल टू 1, यहाँ वाई है सी प्लस एस इक्वल टू 1, वाई अपॉन वाई, क्योंकि सी प्लस एस जो है वो वाई के बराबर होता है, वो कट के 1 आएगा, है ना। तो हैंस प्रूव्ड एपीसी प्लस एपीसी इक्वल टू 1। और आप एक लाइन भी लिखोगे कि इनकम जो भी इंसान अर्न करता है उसका दो पोर्शन होता है, पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम, पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। तो अगर उसने कंजप्शन ज्यादा किया सेव कम करेगा, कंजप्शन कम किया तो सेव ज्यादा करेगा, सो हैंस इसको मिलाकर 1 के बराबर होता है। ये भी लिख दिया आपने, 2 लाइन आपने थियोरेटिकल भी लिख दी बना बना के, हो गए काम। और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए, और मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया 6 नंबर का, 3-3 नंबर का। अच्छा 16 का और भी है, सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी पीपल सेव 20% ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम का 20% लोग सेव करते हैं, तो एमपीसी जो एमपीएस है ये, और एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 100, इन्वेस्टमेंट 100 है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 7, और आपको निकालना क्या है, डिस सेविंग्स है 0 लेवल ऑफ इनकम। तो आपको ना डिस सेविंग्स निकालना है 0 लेवल ऑफ इनकम पे कितनी डिस सेविंग्स है, मतलब ऑब्वियसली 0 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग माइनस में होता है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया डिस सेविंग्स। तो आप इन्वेस्टमेंट का फंक्शन लगा दो, तो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस ए बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। एमपीएस कितना है 0.2, वाई कितना है 700। तो पहले आप लिख दोगे, ऐसे लिखोगे माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, फिर आप इसे एक्सप्लेन, मतलब पेपर में समय की कमी तो है नहीं, तो जितना लिखो अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे से स्पेस देकर, सुंदर सुंदर राइटिंग में, जहां डायग्राम ग्राफ की जरूरत है बना के लिखोगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये आएगा कितना आपका 140, तो 100 माइनस 140, इधर है माइनस ए बार, तो माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस ए बार, ठीक है। सो डिस सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज, तो मतलब 6 नंबर तक का समझ लो न्यूमेरिकल आ गया इसमें, ठीक है 40। तो डिस सेविंग्स जो है वो आपका 40 है, यानी सेविंग्स आपका नेगेटिव है। डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जितनी भी डिमांड है उसको सप्लाई मैच कर रहा है तो इफेक्टिव डिमांड है। एक्सप्लेन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब आप बहुत सिंपल इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, और अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, पीपल डिमांडिंग मोर, और हमारे पास जो स्टॉक है वो सारा स्टॉक बिक गया, तो भाई अनफुलफिल्ड डिमांड हो गई, तो प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल द डिजायर्ड डिमांड। तो जो डिमांड अनफुलफिल हम कर पा रहे थे उसको पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर स्टॉक्स को बढ़ाएगा, और तब तक प्रोडक्शन बढ़ाया दिया जाएगा जब तक कि एडीएएस के बराबर नहीं हो जाता, फिर रुक जाना उसके बाद, तब वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाली मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसी को एक्सप्लेन करना था, बहुत सिंपल है, इवन ये और ज़्यादा सिंपल था मुझे लगता है, बाकी आप कोई भी लिख सकते हो। 17 क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 नंबर का है, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन सच में आसान होते हैं। आपको 2 चीज पूछी गई है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। पढ़ते हैं। Revenue receipts of the Union Government of India consisting tax revenue or non-tax revenue increase year on year by 14.5% in financial year 2023-24 with robust growth in both or non-tax, both tax and non-tax revenue। तो भैया सरकार का टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, ऑब्वियसली लोग ज्यादा कमाते चले जा रहे हैं, टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते चले जा रहे हैं, तो टैक्स कलेक्शन सरकार का ईयर आफ्टर बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्हीं 2 टैक्स के बारे में बताना है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के 2 टैक्स, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो आप या तो लाइन खींच के डिफरेंशिएट कर लेना कि मीनिंग क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीजें, और या फिर आप सीधा सीधा एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये पहले पैराग्राफ लिख दिया आपने टैक्स रेवेन्यू के बारे में, टैक्स होता क्या है, टैक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत एग्जांपल देकर आप लिख सकते हो। और ये एक रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि इससे कोई सरकार की एसेट्स कम नहीं होती, कोई भी लायबिलिटी बढ़ती नहीं है। फिर दूसरा हेडिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर दैन टैक्स रेवेन्यू को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, फाइन, पेनाल्टी, स्कीट, इंटरेस्ट, डोनेशन, चैरिटी, सरकारी कंपनी से इनकम आ रहा है, सो दीज आर ऑल कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो 2-3 लाइन आपको दोनों के बारे में लिख लेना है क्योंकि ये पोर्शन 3 नंबर का ही है। तो ये देखो यहां से हो गया। इलाबोरेट द रीजन बिहाइंड, मैंने आपसे कहा था केस स्टडी में पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर केस स्टडी पढ़ना। इलाबोरेट द रीजन बिहाइंड रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इस केस स्टडी में कम हो रहा होगा 23-24 में, उसका आपको रीजन बताना है। आगे पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल ट्रेंड ऑफ, देखो पहला फिस्कल डेफिसिट कम तो यही हो रहा है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है, ठीक है, रोबस्ट कर रहा है, तो बढ़ रहा है नॉट टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट, तो ये भी एक रीजन है। In spite of the global trend of widening fiscal deficit and increasing debt burden, India has remained the
रिमेन द कोर्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता चला जा रहा है सरकार के पास लोन। इन द पोस्ट कोविड पीरियड सिग्निफिकेंट फिस्कल कंसोलिडेशन कुड बी अचीव लार्जली ड्यू टू बियॉन्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू इतने नहीं थे कोविड के बाद, तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा था। द फेवरेबल फिस्कल परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल 2023 इमर्ज एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, cornerstone of India's macroeconomic stability. The fiscal deficit of union government has been brought down. तो हमारा fiscal deficit कम हो गया, 6.4% था 22-23 में, 5.6% हो गया जीडीपी का 23-24 में, जो कि बहुत ज़्यादा है, 3% होना चाहिए 23-24 में, लेकिन पहले से कम है। फिर भी हमारे ऊपर जीडीपी का 5.6% का लोन है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ काउंसलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ रेसिलियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज द कंप्लायंस mean that tax revenue generated exceed the budgetary step. तो पहला रीजन तो आप यही लिख देना सेम टू सेम कि भैया स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है ये रीजन है कि हमारा जो कर्जा है 6.4 से घट के 5.6 हो गया। ये पूरा रीजन बताना है फिस्कल डेफिसिट क्यों कम हुआ। एडिशनली हायर देन बजटरी नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप ये वाला पैराग्राफ भी लिख दोगे सेकंड, है ना। और डिकम्पोजिशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर रिवील दैट नैरोइंग, अच्छा एक ये भी है कि सरकार ने जो है रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया, क्योंकि सरकार ने अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो भी कम किया है, ठीक है। द सजेस्ट प्रोडक्टिव ऑफ बोरोड, तो पहला टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया और दूसरा सरकार ने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कम किया। ये रीजन है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी क्या हो गया, कम हो गया। छोटे मोटे खर्चे कम होंगे, पैसा बचेगा, उधार नहीं लेंगे दूसरों, तो फिस्कल डेफिसिट तो कम ही होगा ना। तो 3 नंबर में ये 6 नंबर में ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ओके डन है क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। सेक्शन नंबर बी पे आते हैं हम। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपको 17 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला आपको 18 से लेकर एमसीक्यू मिलेंगे 10, उसके बाद फिर अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18 क्वेश्चन, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, identify the sector under which aforesaid reform was introduced and choose the correct option. The government has now decided to further promote the development of mutual fund by throwing the field open to the private sector and joint sector. Mutual fund को promote करना चाहती है सरकार in order to safeguard the interest of investing public and to encourage a healthy growth of capital market. A comprehensive set of guideline is being evolved for the operational of all mutual fund. तो भैया ये किस सेक्टर के अंदर आता है? इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स और फॉरेन ट्रेड। देखो ना ही इंडस्ट्रीज है, ना ही फॉरेन ट्रेड, ना ही टैक्स है, तो ये कौन सा सेक्टर है? ये क्लास आएगा आपका फाइनेंशियल सेक्टर। भाई म्यूचुअल फंड क्या है? पैसा, पब्लिक से पैसा लेना है, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर आएगा। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 पे आते हैं। डैश मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल, तो मोनोपोली कंट्रोल कौन मेंटेन कर रहा था? ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, व्हाइल द रेस्ट अलाउड अ फ्यू अदर कंट्रीज। तो बाकी चीजें आपको पता है 3 कंट्री को जा रहा था। वो 3 कंट्री कौन कौन सी? 50% तो जा रहा था ब्रिटेन को, और बाकी जो 3 कंट्री थी आपको उसका नाम लिखना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। 20 ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल नेचर, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल नेचर है, परफेक्टली मोबाइल है, सॉरी इम्परफेक्टली मोबाइल है, करेक्ट है। परफेक्टली तो गलत है, मतलब इजीली मोबाइल नहीं हो सकता, इजीली मूवमेंट नहीं होगा। अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है 2 कंट्री के बीच में तो भैया आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। और इनसेपरेबल फ्रॉम इट, तो तीनों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट ह्यूमन कैपिटल के कंटेक्स्ट में सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन, तो असर्शन स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या है। असर्शन कह रहा है कि Indian rural credit system was significantly transformed with the implementation of technological reforms in agriculture sector. तो जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म किया गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू, वो जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है ना, समझ लो वो ग्रीन रेवोल्यूशन की ही बात है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ना सर, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उन लोगों को, किसानों को बीज के लिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तब जाके एग्रीकल्चर सिस्टम को ना, जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया। तो सही स्टेटमेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बाद लोगों को प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग के लिए उधार दिया जाने लगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये उसी का रीजन है क्योंकि उधार ज़्यादा दिया जाने लगा, इसीलिए जो रूरल क्रेडिट सिस्टम वो ट्रांसफॉर्म हुआ
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 22, owing to the effort of the dash the Indian government initiated modernization of informal sector enterprises। तो informal sector के जो enterprises हैं उनको modernization किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये तो डेटा कलेक्ट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये तो उधार देता है। द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो मॉडर्नाइजेशन है ना, तो वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। यानी 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया इनफॉर्मल सेक्टर में। 23, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। एक बार चेक करो 23 क्वेश्चन, चेक करो क्लास एक बार जरा क्या है 23। For simplicity, all the working persons engaged in these divisions can be clubbed into 3 major sector: primary, secondary, tertiary. In the light of the given sector, primary sector includes, भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आएगा आपको बताना है। एग्रीकल्चर आएगा, माइनिंग क्लियरिंग आएगा, पहला और दूसरा। 23 बताओ जरा क्या आएगा, पहला और दूसरा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सब चीज नहीं आएगा, यही आएगा, है ना, पहला और दूसरा, लाइन बाय लाइन लिखा ही गया है वो। तो पहला और दूसरा यानी कि 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एट एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड्स टू रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये तो कहीं भी नहीं हुआ था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर होगा और इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन आएगा, इंक्रीज इन एनवायरमेंट, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी डिग्रेड किया गया है ना। डिक्रीज इन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, गलत, यही ऑप्शन सही लग रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एट एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है। रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड का जो रिलेशनशिप है ना वो उल्टा हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कब, जब पॉपुलेशन बढ़ा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगमन हुआ तब, ठीक है। फ्रॉम द सेट फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, बताना है। एनिमल हस्बेंड्री, मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री किसके अंदर आएगा, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आएगा, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो ये हॉर्टिकल्चर है। सी का थर्ड तो 100% क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉलम 1 चूज द करेक्ट पेयर, आपको करेक्ट पेयर बोल रहा है, तो भैया इसका सी ही होगा ना। सी का थर्ड तो 100% करेक्ट है, बाकी तो मुझे लगा था मैथ्स करना है, लेकिन सी का सीधा सीधा थर्ड पेयर जो है, सी का थर्ड पेयर करेक्ट है, तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 26, डैश इज मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। मार्केटिंग कंडीशंस को ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट करने के लिए 3 लोग जो है वो बिठाए गए, एक सरकार की तरफ से, एक फार्मर्स की तरफ से, एक जो डीलर जो वो है ना मतलब कि डीलर्स हैं या जो कलेक्ट करते हैं किसानों से सारा का सारा अनाज, उनकी तरफ से उनको बिठाया गया। तो किसके अंदर था, वो था रेगुलेशन ऑफ मार्केट के अंदर, मार्केट को रेगुलेट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। पहले मार्केट रेगुलेशन नहीं था, तो किसान का अनाज ये लोग ना, जो डीलर होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, वो सस्ते दामों में सारा का सारा अनाज ले लेते थे डीलर्स, और आगे जाके और महंगा बेचते थे कि भाई अब आपका अनाज आप लेके आ गए हो, हम तो सस्ते दाम पे लेंगे, नहीं लेंगे तो आप वापस गाँव लेके जाओ। तो उनको नुकसान होता था, भाई ट्रांसपोर्ट इतना था नहीं अच्छा, इतनी मेहनत से सारा अनाज लेके आए हैं भर भर के, वापस कहाँ जाएंगे, जैसा दाम में बिक रहा है बेच दो। तो कई बार घाटे में भी बेच देते थे, लेकिन बाद में मार्केट को रेगुलेट किया गया। 27, स्टेटमेंट 1, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम लाइक सीवियर ड्रॉट, कॉन्फ्लिक्ट विद रसिया, बिल्कुल करेक्ट है। अंडर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम कम्यून लैंड वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर ओनरशिप। भाई यार देखो, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ओनरशिप नहीं दिया गया, सिर्फ कल्टीवेशन के लिए दिया गया। टैक्सेस पे करने के बाद उनको उनकी इनकम वो रख सकते थे, हु आर एलोकेटेड टू कीप ऑल पोस्ट टैक्स इनकम, ये तो ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि ओनरशिप के लिए उनको बोला गया, ओनरशिप के लिए नहीं, सिर्फ उनको लीज पे दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरा फॉल्स है, तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं अब। ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके अंदर भी 7 क्वेश्चन आपको लगभग मिलेंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंट ऑफ 6.3% टिल 1990s, however it lose its track economic growth falling 5.3% between 2015-17
डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद द वैलिड एग्रीमेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है ना, पहले पाकिस्तान जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर रहा था पहले पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पहले, जिसकी वजह से इसका जो ग्रोथ था वो 5.3% हो गया 2015-17 में। उसके मेन रीजन जो था वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है, और रेमिटेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्री, रेमिटेंस फ्रॉम पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, उनसे उधार लेना, बहुत ज़्यादा जो है वो क्योस करना, टेररिज्म भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 5.3% था 15-17 में। तो वही है, पाकिस्तान मेंटेनिंग हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3% 1990 तक। बाद में क्लास इन सारे रीजन की वजह से ये घट गया। तो ये रीजन, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, और आप इससे जस्टिफाई करते हो, उससे अग्री करते हो। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सप्लेन होना चाहिए, फॉरेन डिपेंडेंस होना चाहिए, आप फॉरेन एड होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए कि आपने जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया हुआ है, और पहले ग्रीन रेवोल्यूशन था तो बहुत अच्छा चल रहा था, फसल पे डिपेंड थे पूरी तरीके से, एग्रीकल्चर सेक्टर कम से कम स्ट्रांग था पहले, जिसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा था, फिर बाद में घट के इन सब रीजन की वजह से कम हो गया। आपको एक्सप्लेन करना है। 29. Edward Barbier defines sustainable development as a strategy which is directly concerned with the increase in the material standard of living of poor at the grassroots level. Elaborate the given statement. तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर देना आप। फिर जो एडवर्ड बार्बियर है, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया में ज्यादातर एरिया जो है वो रूरल एरिया है, और गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं भारत के अंदर, तो उन गरीब लोगों की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि उनको नेचुरली ग्रो करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको प्रमोट करना, वो जो लकड़ियां जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उससे जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना। तो कुल मिला के जो ग्रास रूट लेवल पे गरीबी का इलाज किया जाएगा तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर पाएंगे। इसको आपने एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर वर्कर्स के बीच में डिफरेंस आपको करना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो लोग होते हैं जो खुद की रिसोर्सेस यूज करते हैं, खुद की लैंड, खुद का लेबर, ठीक है, या कैपिटल, बेसिकली लेबर नहीं भी यूज करेंगे तो लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये खुद का यूज करते हैं। इनके पास रिसोर्सेज है, संसाधन, अपना खुद का काम करते हैं और दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं, और इसका जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है इकोनॉमी। आप शेयर लिखना चाहो तो आप वो भी शेयर भी लिख सकते हो अगर आपको याद है, अदरवाइज आप लिख लोगे कि भाई सबसे ज्यादा शेयर है। हायर्ड वर्कर्स का सेकंड नंबर पे है। हायर्ड वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जो काम करने, जो कहीं और काम कर रहे होते हैं, जो अपनी लेबर को आगे बेच रहे होते हैं, जिनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं कि अपना खुद का काम कर सके, उनके पास सिर्फ अपनी लेबर है सेल करने के लिए। फिर वो भी 2 टाइप का होता है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनको परमानेंट सैलरी मिलती है, और दूसरा है कैजुअल वर्कर जिनकी जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सरकार की तरफ सपोर्ट नहीं होता, कभी भी उनको निकाल दिया जा सकता है। तो बस आपको लाइन बाय लाइन ऐसे एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि आपने ये मान लो पेज है आपका, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हायर्ड वर्कर्स, फिर इसके 2 अलग अलग पार्ट है। तो ये आउटलुक आपका पूरा का पूरा आंसर का होना चाहिए, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट moving to next question, question number 30. The introduction of railway affected the structure of Indian economy in 2 important ways. तो भैया आपको जस्टिफाई करना है वैलिड रीजन के साथ। तो जब रेलवे आया तो जो लॉन्ग बैरियर थे, लॉन्ग डिस्टेंस रूट का जो बैरियर था वो खत्म हो गया, मार्केट इंप्रूव हो गया, जहां पे भी फेमाइन था उसको कंट्रोल किया गया। आप कोई भी 2 पॉइंट उठा के आप सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जो भी 2 बेनिफिट थे, रेलवे के इंपैक्ट थे, वो लिख सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ जर्नी को छोटा किया गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो इजी हो गया, मार्केट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री को मिला एज अ रेलवे ब्रिटिशर्स से। तो ये कोई भी 2 पॉइंट आपको लगे वो लिख सकते हो। बाकी ये दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज ऑफ 10, 1921 से लेकर 1941-50 तक का डेटा दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो आंसर्स, ये जो क्वेश्चंस आपको 3 पार्ट में पूछा गया है ना, तो आपको इसको 3 पार्ट में ही आंसर देना है। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर। तो ये जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, वो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
लिस्ट एनी टू सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर। इसके दो इंडिकेटर्स हो सकते हैं क्लास, ठीक है, एक तो लिटरेसी रेट हो गया, एक हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया 1921 में कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर एंटर कर गया? इंडिया एंटर सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर इंडिया जो है एंटर कर गया था, जहां पे जो बर्थ रेट है वो बढ़ती है और डेथ रेट जो है वो कम होती है। तो ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है, जितना जानते हो आपको 3 पार्ट में एक एक लाइन छोड़ के आपको लिखना, एक्सप्लेन करना है। 31, इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जैसे ग्रुप 20 कंट्रीज, शार्क हो गया, ब्रिक्स नेशन हो गया, एक्सेट्रा। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। तो भैया आपको बताना, सेकंड आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताना है। तो देखो यार, जब भी इकोनॉमिक ग्रुपिंग, आपकी भी क्लास में दोस्त होंगे, ग्रुप होंगे, उसी तरीके से कंट्री के भी ग्रुप बने होते हैं। ब्रिक्स नेशन में ब्राजील भी आता है, रशिया भी, इंडिया भी, चाइना भी, साउथ अफ्रीका भी आता है। तो ये पांचों कंट्री जब आपस में ग्रुप बनाते हैं, G20 के अंदर भी इंडिया आता है, सार्क नेशन के अंदर भी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो जो ऐसी ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं, इंडिया किसी किसी ग्रुपिंग का पार्ट है, किसी का नहीं है, किसी के में कोई और पार्ट है, किसी में पाकिस्तान ग्रुपिंग का पार्ट है। तो ये जो ग्रुप है इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है, इसको ग्लोबल रीजनल ग्रुपिंग्स कहते हैं। उनका बेसिकली काम क्या होता है? आपस में किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर ना हो, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करें। तुम्हारी कंट्री में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई चीज है जिससे तुम देश को अच्छे से डेवलप कर पा रहे हो, तो तुम हमें भी बताओ, हम भी तुम्हें बताओ। हम सब दोस्त हैं, मिलके ग्रो करेंगे। तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता तुम हमें सिखा दो, हमें कोई चैप्टर आता हम तुमको सिखा देंगे। तो इसका जो मेन रीजन है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है एज एग्रीगेट, एज होल। और नई नई ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना, कंट्री में कोई ट्रेड बैरियर को ना लगाना, है ना, और मिलके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना। कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी कंट्री में आई तो हमें बताओ, हम सॉल्व करेंगे उसको। कि हमारी कंट्री में वो प्रॉब्लम ना आए तो हमको भी समझाओ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली ये रीजन होता है इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स का, ये बेनिफिट होता है। और आपस में दोस्त रहते हैं तो कई बार वॉर की सिचुएशन में, टफ टाइम की सिचुएशन में ये लोग खड़े रहते हैं साथ में, कि भाई अगर इनको अकेला मत समझना। रशिया हमेशा खड़ा रहता है इंडिया के साथ कि भैया इंडिया को कुछ बोलोगे तो भाई हम हैं, हम भी खड़े रहते हैं रशिया के साथ। और भी जैसे ईरान है और अलग अलग कंट्रीज में आप देखते रहते हो वॉर छिड़ता रहता है, तो ग्रुपिंग काम आती है उस सिचुएशन में। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली वो एरिया है जहां पे एक्सपोर्ट कंपनीज को प्रमोट किया जाता है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खुलती हैं। इस जोन के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट कंपनियां खुलती हैं, जिनको एक सरकार एक्सपोर्ट के लिए काफी बेनिफिट देती है, सस्ती जमीन देती है, ताकि ये लोग एक्सपोर्ट प्रोसेस को बढ़ा सके और देश में फॉरेन करेंसी आ सके और देश में डिमांड बढ़ सके, नौकरियां ज्यादा लग सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और भी अगर आप लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो अपने लिख लिख के कॉपी में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सैंपल में देख लेना क्या आंसर दिया हुआ है, यही होता है SEZ। अब ये पैनल ए में इस तरीके से खेतीबाड़ी हो रही है और पैनल बी में इस तरीके से खेतीबाड़ी हो रही है। तो आपको बताना है कि आपको ये बताना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग। पैनल ए, पैनल ए जो है ना, वो पुराने लेवल की जो है कन्वेंशनल फार्मिंग है, और ये जो है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सेकंड जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज, देख रहे हो ना कि फ्रूट्स वेजिटेबल अलग अलग तरीके से उगाया जा रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को उगा रहे हैं नेचुरल तरीके से। और ये सारा का सारा एक जैसा बिल्कुल मशीनरीज के थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह छिड़क के खेतीबाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरली काम को किया जा रहा है। सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये कन्वेंशनल फार्मिंग है। वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर पे। तो भाई ए से फायदा क्या होगा? एक तो सबसे फायदा यही है कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, सॉइल की हेल्थ पे ध्यान रखेगा, वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है पेस्टिसाइड फ्री है, तो ये हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। घाटा कोई भी एक लिखना है ना, एनी वन, तो कोई भी एक डिसएडवांटेज क्या ले सकते हो कि इसकी शॉर्टर लाइफ होती है, इस फूड की लाइफ जो है थोड़ी शॉर्टर होगी, और इसका इनपुट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो कॉस्ट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। 33, गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन 30 अप्रैल 1956 which will help seeding up industrialization, industrialization को बढ़ावा दिया गया, seeding up industrialization in particular to develop heavy industries and machine making industry, to expand the public sector
to build up large growing cooperative sector. In the light of the given text, common understanding, comment upon the classification of industry. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का जो रिवाइज पॉलिसी है, सेकंड फेज है 1956 का, फर्स्ट 1948 का था. तो 1956 के अंदर जो 3 फेज है, शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्री जो एक्सक्लूसिवली ओन बाय द स्टेट, कंपनी खुद ओन करेगी, सरकारी कंपनी. फिर 12 इंडस्ट्री, पहले 12 इंडस्ट्री थी सरकार ओन करेगी, फिर बाद में शेड्यूल बी बनाया गया 17 इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट का वो पार्टिसिपेशन ले सकती है लेकिन ओन सरकारी करेगी. रेस्ट शेड्यूल सी जिसके अंदर सारी जो बच्चों की कंपनियां हैं उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है, काम कर सकती है लाइसेंस लेके. तो 3 शेड्यूल, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी के बारे में लिख देना है अपने, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, खत्म. सेकेंड, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का होगा. लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया इनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस दैट हिंडर्ड इट्स इफेक्टिवनेस. डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस, कंप्लीटली अग्री. जब लैंड सीलिंग हुआ तो फिर किसानों ने कोर्ट में जाना चालू कर दिया, हड़ताल करना चालू कर दिया. ये बोला कि भाई हम किसान ने, जमींदारों ने कोर्ट में जाना चालू कर दिया, हड़ताल करना चालू किया. सेकंड, जमींदारों ने ये बोला कि हम ही ओरिजिनल टेनेंट है, हम ही खेतीबाड़ी करते हैं, हम तो किसी से खेतीबाड़ी नहीं कराते, हमारी जमीन है. और जिसके पास ज़्यादा जमीन है वो क्या कर रहा था, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव लोगों को जमीन उनके नाम पे ट्रांसफर कर दे रहा था ताकि जमीन छीने ना, कि सबके अलग अलग लोग हो जाएंगे तो लोगों पर बांटना चालू कर दिया था. काफ़ी सारे लूप होल्स किसान जमींदार लोगों ने निकाल दिया ताकि लैंड सीलिंग से हमारी जमीन जो है वो बच जाए, सरकार के पास ना जाए. और अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो. प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज प्रोड्यूस अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट फॉर इंडिया. डू यू एग्री? यस, कंप्लीटली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. और एग्री, जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इससे हमारी कंट्री को काफ़ी ग्रोथ हुआ है. एक्सपोर्ट कलेक्शन हमारी कंट्री का बढ़ गया है, डेफिसिट हमारी कंट्री का कम हो गया है. और सबसे अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो हो गया और इस पे काफ़ी फोकस किया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे. बट इसका डिसएडवांटेज क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया और सिर्फ रिच एरिया, अर्बन सेक्टर में ही चीज़ों को ग्रो किया गया. रूरल सेक्टर में जाओगे आज भी वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है. ये इसका डिसएडवांटेज है. तो 2 से 3 पॉइंट एडवांटेज के, 1 पॉइंट डिसएडवांटेज के भी लिखोगे तो भी आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा, बिकॉज ये है 3 नंबर का सवाल. टोटल 3 पॉइंट चाहिए एडवांटेज डिसएडवांटेज को मिलाकर. Second, the government of India was compelled to introduce the economic reforms in 1992, 1991. State any reason behind. तो कोई भी 2 रीजन बताने हैं. देखो 2 ही पॉइंट आपको लिखना है. सबसे पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था और इंटरेस्ट का जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा था और जो रिजर्व था, फॉरेन करेंसी का रिजर्व, वो भी हमारे पास बहुत कम था. तो कोई भी 2 पॉइंट उठा के लिख देना. रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से. 34 लास्ट क्वेश्चन है. ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो सबसे पहले 2-2 नंबर के 3 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर केस पढ़ना है, फिर आंसर देना. तो ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए, उस केस से ही कुछ आंसर, कुछ पॉइंट मिल जाएंगे आपको. अपनी भाषा में कुछ बना के लिखना है, कुछ केस से लिखना है. ठीक है. Education is considered as a fundamental for achieving full human potential. Justify the given statement with valid arguments. तो education को ना fundamental for achieving full human potential. Obviously यार, अगर आप human potential को बढ़ाना चाहते हो तो भैया education दो. human के अंदर बहुत power है. वो power कब दिखेगी, जब आप उनको education दोगे. तो आप justify करो इस statement को, बिल्कुल justify कर देंगे जी. पढ़ते हैं. The National Education Policy NEP 2020 assert that education is a fundamental for achieving full human potential, providing universal access to the quality education and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality. Thus it presents the best way forward for developing and optimizing Indian resources. तो भैया यही सेम पॉइंट आप लिख दोगे, यही सेम पॉइंट जो है आपका सबसे पहला जो आंसर बन जाता है. टू अटेन द ग्लोबल एजुकेशन NEP क्लास unequivocally endorse a substantial increase in public investment. एजुकेशन पे सरकार को खर्चा करना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को. दिस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर अचीविंग द हाई क्वालिटी एंड equitable public education system that is truly needed for India's future progress and growth. Increase the public investment education sector to reach 6% of GDP. आपको पता है क्लास की तपस मजुमदार कमेटी की बात भी हमने करी है इसके अंदर की, जहाँ पे वो भी कहते थे भैया एजुकेशन पे 6% GDP का खर्च करना है. क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन. बढ़ेगा तो क्या होगा, तो GDP पे 6% बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे जो ट्रूली नीडेड फॉर इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ एंड ग्रो इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट अप टू 6% ऑफ GDP.
One of the primary goal of schooling system must be ensure that children enroll in and attending schools. As per the 75th round of household survey by NSS of 17-18, the number of outgoing children in age group 6 to 17 years is 3.3 to 3.22 crore, with the global to achieve 100% gross enrollment ratio कि सारे बच्चे आए स्कूल के अंदर इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाई 2030। सरकार का मेन मोटो क्या है, 2030 तक सारे बच्चे जो है वो स्कूल आए हैं, यानी कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे। इट विल बी अ टॉप प्रायोरिटी टू ब्रिंग दीज चिल्ड्रन बैक इनटू द एजुकेशनल फोल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। छोटे बच्चे जितनी जल्दी स्कूल में आए ना उतना बेहतर है, ये नहीं कि सीधा चौथी पांचवी में जा रहे हैं। एंड टू प्रिवेंट फर्दर स्टूडेंट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट फॉर द सेम टू इनिशिएटिव दैट विल बी अंडरटेकिंग टू प्रोवाइड। तो भाई दो इनिशिएटिव है ताकि लोग ड्रॉप ना करें, स्कूल ड्रॉप ना करें। इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दो सो दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू सेफ एंड क्लास इंगेजिंग स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड। 12वीं तक तो पक्का आप प्री प्राइमरी से दो, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दो, अच्छा सिस्टम दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रहना चाहिए, स्कूल में लोग पढ़े एंगेज करें, मजे लें एंगेज करके। ये नहीं कि स्कूल में जा रहे हैं बैठने की सीट नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लोग एंगेज होंगे। रेगुलर ट्रेन टीचर, अच्छे ट्रेन टीचर हर स्टेज पे लोग मुहैया कराना चाहिए। नो स्कूल रिमेन डेफिशिएंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कोई टीचर का सपोर्ट चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे फिर। तो ये 2 पॉइंट आपको देना है ड्रॉप रोकने से। तो पहला तो देखो, अगर आप खर्चा ज़्यादा करोगे तो क्वालिटी एजुकेशन आप दे पाओगे, प्रॉपर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाओगे स्कूल्स के लिए। और खर्चा अगर सरकार करेगी तो बच्चों की किताबें, बच्चों के लिए जो भी सरकारी स्कूल में किताबें फ्री मिलती हैं, अच्छे टीचर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा खाना, वो हम मुहैया करा पाएंगे। तो खर्चा तो जरूरी है, और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, अब यहाँ से वो पॉइंट उठा सकते हो। इंडिया, ये रहा, हाई क्वालिटी और इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे, दैट इज टू नीडेड फॉर इंडिया फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड ग्रो इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 6% करेंगे तो ये फायदा होगा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट एनी 2 मेन इनिशिएटिव दैट मे बी इंप्लीमेंटेड टैकल द स्कूल ड्रॉप आउट एंड एवर्ट एडिशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम लिविंग स्कूल। तो स्कूल बच्चे करें ये 2 पॉइंट एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। ये सबसे आसान क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे तो आपको सीधे ये 2 पॉइंट लिखने। फॉर द सेम यहाँ लिखोगे द 2 फॉलोइंग इनिशिएटिव्स विल बी अंडरटेकन टू प्रोवाइड। तो ये 2 आपको स्टेप लेने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रेन टीचर्स देने हैं। बस भाई स्कूल में चाहिए क्या, अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के बच्चे बैठें और प्रॉपर पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ने में जो भी चीज़ चाहिए वो मुहैया करानी है, बस खत्म। तो ये हो गया 34 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। केस स्टडी वाले क्वेश्चन सच में आसान होते हैं, कुछ बना के अपनी भाषा में, कुछ केस स्टडीज में मिक्स करके आपको आंसर लिखना है। तो ये बोनस क्वेश्चन है, अच्छी राइटिंग में 3 पॉइंट, आंसर भी ऐसी देना, आंसर जो है 34 का सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और एक लाइन का स्पेस छोड़ के अच्छे से आपने लिखना है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल देके आंसर बड़ा कर सकते हो, बेवजह आंसर को खींच के बहुत लंबा मत करना। ओके, दैट्स इट। तो हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर भी BS3 का मैं कल करा चुका हूँ, आज हमारा इको हो गया, परसों अकाउंट्स का हो गया, तो हमारा तीनों सैम्पल पेपर यहाँ पे डन हो गया। अब आप देखो, समझो, कमियों को निकालो और मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आई नो आंसर राइटिंग में क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, मुझे पता है। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, मैं आगे उसके लिए वीडियोज भी लेके आऊंगा। बाकी 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स आ रहा है, मैं वो सारा कुछ रिविजन कराऊंगा, तीनों के तीनों सब्जेक्ट का लाइव, साथ में MCQ और केस स्टडीज और PYQ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।